हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू केम केमिस्ट्री। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12th का। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है, जिससे कि आप इसको इजीली एक सिक्वेंशियल तरीके से इसे आप पढ़ लें, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से इसे पढ़ पाएं। इसको हम सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा दैट इज डेफिनेशंस, ठीक है। आफ्टर डेफिनेशंस वी हैव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हालांकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम होते हैं इसमें, बट फिर भी होते हैं। एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल, ठीक है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। काफी जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स पे ही हमें मिलते हैं। बट हाँ, कॉन्सेप्चुअल भी आपको देखने में मिल सकते हैं, एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, और आपको असर्शन रीजन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम जो लेंगे वो लेंगे डेफिनेशंस, ठीक है। वंस यू आर थ्रू द डेफिनेशन, जैसे ही आपको सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगी कॉन्सेप्चुअल और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, जो इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं कुछ कुछ डेफिनेशंस, और यही आपकी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो श्योर हैं कि आपको एग्जाम में उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होगी आने की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो भी आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो डेफिनेशंस को मैं कुछ कीवर्ड्स लिखूंगी, ठीक है। हर जो टर्म होगी उस टर्म के अगेंस्ट मैं कुछ कीवर्ड्स लिखूंगी, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आपकी डेफिनेशन में ये कीवर्ड्स मस्ट हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट कई बार बच्चों को नहीं पता होता है कि डेफिनेशन में ये कीवर्ड्स भी लिखने थे, ठीक है। दे नो अबाउट दोज वर्ड्स बट दे फॉरगेट, दे आर नॉट अवेयर कि वो लिखने मैंडेटरी हैं, ठीक है। एंड एज अ टीचर वी ऑलवेज लुक फॉर दोज कीवर्ड्स इन योर डेफिनेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको याद रखना है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ओके। या फिर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। इसके अगर हम आपसे यूनिट पूछें तो यूनिट बहुत इजी है, आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो मोल पर लीटर अपॉन टाइम, दैट मीन्स मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो आपकी है रेट कांस्टेंट की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये भी बच्चे कई बार इसको रॉन्ग करते हैं। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ रेट लॉ, है ना, या रेट एक्सप्रेशन। जैसे अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, ए प्लस बी इट गिव्स यू सी प्लस डी, ठीक है। ये हमारा कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमने लेट करा कि जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर बीटा, ठीक है। जिसमें अल्फा और बीटा क्या होते हैं, आपके ऑर्डर होते हैं, ठीक है। इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा हमारे ऑर्डर होते हैं। तो आप ये देखिए बेटा कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, मतलब अगर रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं 1 1 लेट कर लेती हूँ, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 1 लेट कर लेती हूँ, तो ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को अगर हम बोलें कि ये कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैम रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, concentrations of the reactants is equal to unity, unity means 1, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाती है तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो दिस वे यू कैन रिमेंबर, ओके। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एलिमेंट्री हम कहते हैं एलिमेंट्री लेवल की हम पढ़ाई कर रहे हैं। एलिमेंट्री मीन्स बहुत बेसिक,
ठीक है। ऐसे ही एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो वन स्टेप में नहीं होते हैं, ठीक है। उनको होने के लिए वी रिक्वायर 4-5 स्टेप्स, और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो वन स्टेप में ही हो जाते हैं। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो वन स्टेप में नहीं होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री का जस्ट ऑपोजिट होगा। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, ठीक है। मल्टीपल स्टेप्स लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आप लोग मोर देन वन स्टेप, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। बेटा ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ये वन आफ्टर अनदर ईयर ये रिपीट होती हैं डेफिनेशंस, और ये आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आपको अभी हमने बताया था, जब हमने आपको बोला था कि कोई रेट एक्सप्रेशन अगर आपको किसी रिएक्शन का लिखना है तो हमने आपको बताया था कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, ओके। और वहां पे हमने आपको बताया था कि जो अल्फा और बीटा होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये क्या है? आपका रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की टर्म्स है ना, उन रिएक्टेंट टर्म्स की जो पावर है इसी के सम को, मतलब अल्फा प्लस बीटा को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? ऑर्डर आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, या इन द रेट एक्सप्रेशन, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इसको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जो आपके रेट एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनकी जो पावर होती है उसके सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। और ऑर्डर आपको पता ही होगा कि ऑर्डर कभी भी आपका कैसे नहीं निकाला जा सकता है? थ्योरेटिकली नहीं निकाला जा सकता है। ऑर्डर को हमेशा हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, ठीक है। और ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, आपका माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, बट मेन आता है डेफिनेशन। अगर आपका पेपर में डिफाइन करने के लिए आता है बेटा ऑर्डर, तो डेफिनेशन में यू कैन नॉट राइट की ऑर्डर ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, नो, यू कैन नॉट राइट दिस पॉइंट, है ना। डेफिनेशन में आपको प्रॉपर डिफाइन करना है, तो आप लिखेंगे इट इज अ सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी नाम से ही पता लग रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की इसकी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जैसा आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, डेफिनेटली। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो आपस में कैसे करने चाहिए? आपस में कोलाइड करने चाहिए। जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब वो 10 में से सिर्फ 8 ही मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मॉलिकुलैरिटी 10 नहीं होगी, उसकी मॉलिकुलैरिटी हम क्या बोलेंगे? 8 ही बोलेंगे, ठीक है। तो मॉलिकुलैरिटी क्या है? मॉलिकुलैरिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एक्चुअली कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ कोलाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा 8 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो इट साउंड्स वियर्ड, है ना। ये आपको भी आप सुनने में अजीब लगेगा कि मैम 8 मॉलिक्यूल्स एक साथ, क्योंकि मैंने ये क्लॉज लगा दिया कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली ये कोलाइड करने चाहिए, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि मॉलिकुलैरिटी आपकी कम होती है, ठीक है। मॉलिकुलैरिटी आपकी 3-4 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। कैन वी हैव 8 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, है ना। तो वो जनरली नहीं होता है, तो मॉलिकुलैरिटी आपकी जनरली ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो मॉलिकुलैरिटी क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मस्ट कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, ठीक है। और एक चीज और लिखनी है किसमें? इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब आपके ये 4 वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में आएंगे तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी मॉलिकुलैरिटी की, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ इसमें से मिस कर देते हैं, कोई ना कोई एक कीवर्ड मिसिंग होता है जिसकी वजह से उनको डेफिनेशन में 1 मार्क की जगह हाफ मार्क मिलता है, ठीक है। Now, the next definition is pseudo first order reaction. तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि सूडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है। सूडो मतलब होता है फॉल्स एंड फर्स्ट,
फर्स्ट ऑर्डर मतलब फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, कि ये रिएक्शन हमें दिखने में तो लग रहा था कि ये किसी और ऑर्डर का होना चाहिए, बट क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्चुअल में फर्स्ट नहीं होता है, बट ये उन कंडीशंस की वजह से ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज वाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो वो आपको कैसे लिखना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन आपको ध्यान से लिखनी है। ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है जो एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड हायर ऑर्डर, बट ये कैसा हो जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है, उसकी कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की, वो वन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में हो जाती है। ठीक है, वन रिएक्टेंट बिकम्स इन एक्सेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सट्रीमली हाई हो जाती है, तो वो रिएक्शन जो है वो हायर ऑर्डर की जगह वो कैसा ऑर्डर शो करता है, फर्स्ट ऑर्डर शो करता है। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में ये दो आपके कीवर्ड्स हैं जो आपकी डेफिनेशन में होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन इस बार बोर्ड एग्जाम में भी आई थी, और ये डेफिनेशन बच्चों ने काफी रॉन्ग भी की थी, तो ये हमें भी सरप्राइजिंग था कि बच्चों हाफ लाइफ इतना यूज करते हैं, बट आई डोंट नो कि व्हाई द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, दिस वाज अ सरप्राइज टू अस आल्सो। तो हाफ लाइफ को ध्यान रखना है, हाफ लाइफ आपका एक, देखो हाफ लाइफ है, लाइफ क्या है, आपका एक तरीके का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन में टाइम पीरियड जरूर लिखना है। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, और ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ध्यान रखना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इट बिकम्स हाफ। ठीक है, तो जब आप ये दो कीवर्ड्स को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करके आपको किसकी डेफिनेशन मिलेगी बेटा, हाफ लाइफ की डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन मींस क्या है, कोई भी आपका अगर रिएक्टेंट है, अगर मैं कहूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वन गो में नहीं होता है। ठीक है, वो आपका डायरेक्टली नहीं होता है, पहले रिएक्टेंट किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, और फिर वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो इंटरमीडिएट होता है, इस इंटरमीडिएट का दूसरा नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए मिनिमम एनर्जी। अगर आप मिनिमम नहीं भी वर्ड लगाते हैं तो दैट इज ओके, आप खाली एनर्जी भी लिख सकते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिएक्टेंट्स को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन, ये डेफिनेशन भी इस बार बोर्ड एग्जाम में आई थी, और ये भी डेफिनेशन हमने देखा कि काफी बच्चों ने इसको अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस जो भी मैंने आज की क्लास में, आज की वीडियो में ली हैं बेटा, ये सारी शॉर्टलिस्टेड डेफिनेशंस हैं, और यही सारी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन कौन सी है, इफेक्टिव कोलिजन मींस क्या है, आपको पता है रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, सारे कोलिजन से आपका रिएक्शन नहीं हो सकता, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिसमें जो इफेक्टिवली होते हैं। इफेक्टिवली के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, पहली चाहिए होती है आपको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा चाहिए होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जब आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो जो कोलिजन्स होंगे उनको हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, लास्ट में आपका आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कम आती है, बट हाँ आ सकती है। ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं, लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आती है ये भी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो डेफिनेटली नंबर से तो रिलेट करेगा ही करेगा, तो इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं जो किसमें हो रहे हैं, आपके पर सेकेंड, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सारी ही डेफिनेशंस बेटा हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ली हैं आज की क्लास में, इसको प्लीज आप रिवाइज करिए, बार बार देखिए, लर्न करिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।